आइए चलते हैं 18वीं सदी के फ्रांस में। बाहर से देखने पर तो एक बहुत ही भव्य, एक शानदार साम्राज्य लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत नाजुक था। और आज की जो कहानी है ना, वो किसी राजनीतिक उठापटक की नहीं है। नहीं, ये कहानी है जिंदा रहने के लिए किए गए एक संघर्ष की, एक ऐसे संकट की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो किसी पूरे के पूरे समाज को टूटने की कगार पर ला खड़ा करता है। यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का केंद्र है। आइए मिलकर समझते हैं कि कैसे एक इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना के पीछे असल में जिंदा रहने की एक सीधी साधी जद्दोजहद छिपी हुई थी। तो उस वक्त फ्रांस एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। हम बात कर रहे हैं 1700 के दशक के आखिर की। देखिए, उस समय का जो फ्रांसीसी समाज था ना, वो गहरी, बहुत ही गहरी असमानता में बटा हुआ था। एक तरफ तो राजशाही का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका था, और दूसरी तरफ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसे थर्ड एस्टेट कहा जाता था, बेचारा अकेले ही सारे के सारे टैक्स का बोझ ढो रहा था। और ये जो थर्ड एस्टेट था, मतलब जो आम लोग थे, वो पहले से ही किसी तरह गुजारा कर रहे थे, बहुत मुश्किल में थे। और फिर हालात बद से बदतर होते चले गए। उन पर पहले से ही इतना ज्यादा दबाव था कि जब एक नया संकट आया तो उनके पास उससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और यहीं से शुरू होता है जिंदा रहने का असली संघर्ष। चलिए समझते हैं कि ये जीवन यापन का संकट आखिर था क्या। देखिए, ये कोई मामूली आर्थिक मंदी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, ये तो सीधे सीधे लोगों की जान पर बनाई थी। उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। और इसी को कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। हिंदी में कहें तो जीवन यापन का संकट। तो ये जीवन यापन का संकट होता क्या है? सोचिए, एक ऐसी हालत, एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन जहां लोगों के पास अपनी आजीविका के जो सबसे बेसिक साधन होते हैं, जैसे खाना पानी, रहने की जगह, वही सब खतरे में पड़ जाएं। मतलब जब रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीजें मिलना भी मुश्किल हो जाए। आसान भाषा में कहें तो बस किसी तरह जिंदा रह पाने की लड़ाई। तो इस तबाही की शुरुआत हुई कैसे? एक एक करके हालात कैसे बिगड़ते चले गए, चलिए देखते हैं। हुआ ये कि ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह था। मतलब एक चीज हुई, उससे दूसरी हुई, फिर तीसरी, और इन सब ने मिलकर एक ऐसी तबाही मचाई जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। तो सबसे पहली वजह थी आबादी का बढ़ना, और वो भी बहुत तेजी से। देखिए, 1715 में फ्रांस की आबादी थी करीब 2.3 करोड़, और 1789 आते आते ये बढ़कर हो गई 2.8 करोड़। मतलब सिर्फ कुछ ही दशकों में 50 लाख लोग और बढ़ गए थे। सीधी सी बात है, खिलाने के लिए 50 लाख नए पेट और जुड़ रहे थे। और जब लोग ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है, खाने की मांग भी बढ़ेगी। और उस जमाने में फ्रांस में लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था अनाज, खासकर ब्रेड। तो आबादी बढ़ने का सीधा सीधा असर ये हुआ कि ब्रेड की मांग एकदम आसमान छूने लगी। और यहीं पर असली समस्या खड़ी हो गई। एक तरफ अनाज की मांग तो रॉकेट की तरह बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो अनाज का उत्पादन था वो उस रफ्तार से बढ़ ही नहीं पा रहा था। मतलब डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, प्रकृति ने भी साथ नहीं दिया। जो हालात पहले से ही खराब थे वो और बिगड़ गए। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ओले बरस पड़ते। नतीजा, जो थोड़ी बहुत फसल होती भी थी वो भी पूरी तरह तबाह हो जाती थी। अब इसका नतीजा क्या हुआ? इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा हो और वो चीज बाजार में कम हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। और यहां भी बिल्कुल यही हुआ। ब्रेड, जो कि ज्यादातर लोगों का पेट भरने का एकमात्र जरिया थी, उसकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और इस सब ने एक ऐसे दुष्चक्र को जन्म दिया जिसे निकलना मुश्किल था। अब बात करते हैं इस संकट की मानवीय कीमत की। मतलब वजहों से हटकर अब हम ये देखेंगे कि इसका फ्रांस के आम लोगों पर क्या और कितना विनाशकारी असर पड़ रहा था। तो देखिए, हो क्या रहा था। एक तरफ खाने पीने की चीजों की कीमतें थी जो बस ऊपर और ऊपर जाती जा रही थी, और दूसरी तरफ थे मजदूर, जिनकी कमाई, जिनकी तनख्वाह बिल्कुल स्थिर थी, वहीं की वहीं। सोचिए, कमाई उतनी ही है पर खर्चा बढ़ता जा रहा है। इसका नतीजा क्या हुआ? लोग हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। और इसी वजह से अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी ना, वो और भी गहरी, एक बहुत बड़ी खाई में बदल गई।
इसका सामाजिक नतीजा भी एकदम साफ था। जो अमीर लोग थे वो तो बढ़ी हुई कीमतें आसानी से चुका सकते थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो गरीब थे वो बेचारे धीरे धीरे भूखमरी की तरफ धकेले जा रहे थे। और इससे हुआ ये कि समाज के अलग अलग वर्गों के बीच नफरत की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई। ये बर्बादी की तरफ बढ़ते कदम थे, एक ऐसा दुष्चक्र जिससे कोई बच नहीं पा रहा था। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले फसल खराब हुई, जिससे खाने की कमी हो गई। फिर कमी की वजह से खाने की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। इसके बाद जो सबसे गरीब लोग थे उनकी पहुंच से ब्रेड भी बाहर हो गई। जब लोगों को खाना नहीं मिला तो जाहिर है उनके शरीर कमजोर पड़ गए और बीमारियां फैलने लगी। और इसका आखिरी और सबसे भयानक नतीजा ये हुआ कि मरने वालों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। और यहीं पर इस भूखमरी और लाचारी के माहौल में क्रांति की आग सुलगने लगी। तो अब हम भूखमरी से क्रांति तक के सफर को देखेंगे। आखिर कैसे समाज में फैली इस तकलीफ और आर्थिक पीड़ा ने सीधे सीधे एक बड़े राजनीतिक गुस्से और फिर क्रांति को जन्म दिया। जो भूख अब तक पेट में थी वो अब लोगों के दिलों में गुस्से में बदल चुकी थी। अनाज की कमी ने खाने को लेकर दंगों को जन्म दिया। जिंदा रहने की जो लड़ाई लोग अपने घरों में लड़ रहे थे वो अब सड़कों पर आ चुकी थी। लोग इतने हताश हो गए थे कि वो बेकरियों पर, अनाज से लदे काफिलों पर हमला करने लगे थे। और ये एक खतरनाक तूफान की तरह था जहां दो चीजें आकर टकरा गईं। एक तरफ थे आर्थिक हालात, मतलब चारों तरफ भुखमरी थी, गरीबी थी और एक पूरी तरह से हताश हो चुका थर्ड एस्टेट था। और दूसरी तरफ थे राजनीतिक हालात, मतलब एक ऐसा राजा जो इसी भूखी जनता पर और टैक्स लगाना चाहता था, और एक ऐसा कुलीन वर्ग जिसे आम लोगों की तकलीफों से कोई लेना देना ही नहीं था। ये एक विस्फोटक मिश्रण था, एक ऐसा बारूद जो बस फटने ही वाला था। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जो संघर्ष अब तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए था वो अब बदलाव की एक जोरदार मांग बन चुका था। असल में यही वो चिंगारी थी जिसने क्रांति की आग लगा दी। जब लोगों को रोजमर्रा की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा था तभी उन्हें स्वतंत्रता और समानता जैसे बड़े बड़े विचार अचानक बहुत जरूरी और तत्काल लगने लगे। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इस पूरी कहानी का सार है। सोचिए, जब किसी का अस्तित्व ही दांव पर लग जाए, जब जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर क्रांति के अलावा और क्या रास्ता बचता है? जब लोगों की बुनियादी जरूरतें ही पूरी ना हो रही हों, तो क्या राजनीतिक उथल-पुथल होना लगभग तय नहीं हो जाता?